नमस्ते। आरंभ सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत आचार्य। आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है इस फोरम पर और वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर आज से एक पूरी सीरीज शुरू हो रही है। यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, जो एकेडमिक भी है और जो कॉम्पिटिटिव भी है। आप हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यानी इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित, चाहे आपका एकेडमिक अध्ययन की आवश्यकता हो, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपको वह सारी सामग्री हमारे निरंतर आने वाले कंटिन्यूअस वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे और आप अपने अध्ययन को एक गति दे सकते हैं, एक साइंटिफिक और एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑनलाइन क्लास लेक्चर्स आपको हमारे इस फोरम पर लगातार एनवायरमेंटल साइंस के लिए मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स सेशन में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंटेंट है इन्वायरमेंट। यानी ये इन्वायरमेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। इन्वायरमेंट के दो टाइप होते हैं, एक मानव के द्वारा बनाया हुआ मैनमेड और एक नेचुरल इन्वायरमेंट, जो प्रकृति अपने आप बनाती है। आगे चलकर इन्वायरमेंट की स्टडी से एक नया वर्ड निकल कर आता है, इकोसिस्टम, जैव प्रणाली। जैव प्रणाली क्या होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, इसमें इंटरैक्शन, एनर्जी का फ्लो, ये सारा हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। और आज हम लोग एक एग्जांपल भी लेंगे, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यानी हम लोग देखेंगे कि जल में किस प्रकार से यह प्रणाली काम करती है, जलीय प्रणाली क्या होती है, और स्थलीय यानी जहां पर कोई घास का मैदान है, कोई डेजर्ट है, कोई पहाड़ है, वहां पर किस प्रकार से यह जैविक प्रणालियां काम करती है, आज हम लोग इसे भी देखेंगे। इन्वायरमेंट के दो फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है, एक जिसका निर्माण प्रकृति खुद करती है यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, और दूसरा जो मानव के गतिविधियों से निर्मित होता है यानी मानव जनित पर्यावरण या मैनमेड इन्वायरमेंट। जैसे आप इस फोटो में देखिए, एक हिस्सा में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये ग्रीनरी है और दूसरे हिस्से में आप देखिए ये कुछ पॉल्यूशन और इस तरह की चीजें नजर आ रही है। इस ग्रीनरी वाले हिस्सा में आप देखेंगे तो एक पार्ट वो है जहां पर यह पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण नजर आएगा और फिर यह कुछ बिल्डिंग्स नजर आती है, बेलून नजर आ रहा है या उड़ते हुए हवाई जहाज है। एक तो हिस्सा आप ये देखिए, एक दूसरा हिस्सा आप देखिए कि एक माउंटेन, उसके नीचे ये एक कोणधारी वन है और उसके अलावा फिर ये कुछ झरने और कुछ फूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से इसका निर्माण प्रकृति ने किया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक डेजर्ट है। यहां पर आपको संभवतः कोई मिराज यानी मृग मरीचिका या फिर शायद यह समुद्र के किनारे का हिस्सा दर्शाया जा सकता है, तो फिर ये एक एक्वेटिक सिस्टम है। और यहां हम देखते हैं कि कुछ ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, यानी यह पूरी तरह से हमें नेचुरल एनवायरनमेंट दिखाई पड़ रहा है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो ये आपको कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये सड़क है, ये बिजली की सप्लाई है। तो ये मैनमेड एनवायरनमेंट है जिसमें कि हमें घर, बिल्डिंग, सड़कें, बिजली की सप्लाई जैसी चीजें नजर आती हैं। हम इसे ही अभी जिन उदाहरण को भी देख रहे थे, इसे हम लोग और थोड़ा सिस्टमेटिक आगे देखते हैं। देखिए, नेचुरल या प्राकृतिक वातावरण यह मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक जिसमें कि मानव की अपनी भूमिका होती है और दूसरा जो प्रकृति अपने आप अपने तौर तरीके से जिसे संचालित करती है। अब जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसमें हमें कुछ जो चीजें नजर आती हैं जैसे लैंड यानी मिट्टी, हवा, पानी, और इसके अलावा क्रिएचर यानी लिविंग बीइंग, जीव जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, ये सारे कुछ।
तो इसे कुल मिलाकर कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, यानी वह पर्यावरण जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है। एक दूसरा जिसमें हम लोग रहते हैं जिसे मैनमेड एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे मानव बस्ती, शहर, और उसके अंतर्गत हमें क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो रोड, ब्रिजेस, पार्क, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स यानी जो विशेष इमारतें होती हैं वगैरह। इसके अलावा ये तो कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए, यानी वैसी चीजें जो भौतिक वस्तुओं से बनी हुई है। मैनमेड एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कल्चर या संस्कृति। अब कल्चर या संस्कृति के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वह कुछ पॉलिटिकल बिहेवियर कर रहा है, इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है, शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का समाज में अस्तित्व नजर आएगा, धार्मिक मान्यताएं मिलेगी, कम्युनिटी यानी समुदाय, परिवार, इस तरह की चीजें हमारे समाज में मौजूद रहती हैं। और इनसे यह भाग कहलाएगा भौतिक और यह अभौतिक यानी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा मैनमेड एनवायरनमेंट बनता है। और दूसरी ओर जिसकी हमने बात की नेचुरल एनवायरनमेंट, वह पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे पर्यावरण की। पर्यावरण आखिर है क्या? अगर हिंदी में देखें तो परितः आवरण इसका संधि विच्छेद होता है, यानी वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर है वह हमारा पर्यावरण है। तो हमारे चारों ओर क्या दिखाई पड़ता है? कहीं कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ता है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं पानी बह रहा होता है, कहीं और भी कुछ चीजें नजर आती है, पहाड़, नदी, नाले, झरने, जंगल, जीव जंतु। कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जो वृक्ष पे रहते हैं, एरियोलर हैं, कुछ पानी में रहते हैं जो एक्वेटिक हैं, कुछ वैसे पानी में रहते हैं जो खारा पानी है यानी मरीन लाइफ है, और कुछ फ्रेश वाटर लाइफ है यानी मीठे पानी के जल में मिलते हैं। यह सब कुछ मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। और जैसा मैंने ये बात की प्राकृतिक यानी नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो प्राकृतिक पर्यावरण के दो फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर में देखिए क्या है। वैसे सूक्ष्म जीव जिनको आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं, यानी जिस समय इस धरती की उत्पत्ति हुई थी उस समय इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सबसे सूक्ष्म और सबसे पहले वाले जीव आर्कीबैक्टीरिया से थोड़े इवॉल्व होकर बैक्टीरिया बने। तो ये दोनों सूक्ष्म जीव हो गया बायोटिक फैक्टर में। कुछ फंगस पाए जाते हैं, फंगस फिर सिंगल सेल के भी होते हैं जिनको हम लोग ईस्ट कहते हैं, और इसके अलावा मशरूम्स सारे इस कैटेगरी में आते हैं। फिर ऑटोट्रॉफ है जो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ वैसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका कुछ खास विशेषता के आधार पर वर्गीकरण प्रोटिस्टा, मोनेरा जैसे जीवों में किया जाता है, तो वो भी हैं। और इसके अतिरिक्त एक पूरा बड़ा सा वर्ग है एनिमेलिया क्लास का। तो ये बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर कहने का मतलब कि पर्यावरण के वह घटक जिनमें लाइफ है, जिनमें जीवन है। अब कुछ वैसे भी पर्यावरण के घटक हैं जिनमें कि जीवन नहीं है, परंतु उनके अभाव में जो जैव जगत, जो बायोटिक फैक्टर है, वह जीवित नहीं रह पाएगा, वही आधार का कार्य करता है। तो यह एबायोटिक फैक्टर क्या है? लाइट, सूरज से मिलने वाला प्रकाश, पानी, मिनरल्स, हमारे शरीर में ही ढेर सारे तरह के खनिज, मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं। पीएच वैल्यू कहने का मतलब होता है एसिडिटी, बेसिसिटी यानी आम्लता और क्षारीयता, तापमान, मिट्टी, सैलिनिटी यानी लवणता, हवा, और ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी की मात्रा। यह सारे फैक्टर्स तय करते हैं कि कोई एनवायरनमेंट किस प्रकृति का होगा, किस नेचर का होगा। अब जब इन दोनों के बीच अंतःक्रिया आपस में होने लगती है, अभी मैं बात कर रहा था बार बार पर्यावरण की, और अब अगर हम इन दोनों के बीच आपसी अंतःक्रिया को देखें, इन दोनों के बीच एक्सचेंज को देखें, तो यहीं से वर्ड आता है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इस इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहली बार 1930 में प्रयोग किया गया था,
और 1935 में इसको अच्छे से डिफाइन किया जॉर्ज टॉन्सले ने। परीक्षाओं में सवाल आता है कि इकोसिस्टम वर्ड को किसने प्रयोग सबसे पहली बार किया था? जॉर्ज टॉन्सले। तो यहां पर दो बातों का ध्यान रखना। पहला कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है, और पर्यावरण एक सीमित शब्द है, जबकि जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो यह एक प्रणाली है जिसके भीतर एक पूरी व्यवस्था शामिल हो जाती है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक यानी जैव और अजैव दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं, और इनके बीच परस्पर आपस में लेन देन भी चलता रहता है। और इसी लेन देन को हम लोग देखते हैं डिफरेंट अलग अलग साइकिल्स में, जो आगे के हमारे वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। जैसे कार्बन हमारे शरीर में भी है, जीव जगत में है, और अजैव जगत में भी है, और यह सर्कुलेशन लगातार होता रहेगा। और ऐसा ही यह लेन देन, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल कैसे परफॉर्म करेगा? कुछ समय यह लिविंग बीइंग के शरीर में होगा, फिर ये बाहर आएगा, और यह लेन देन लगातार चलता रहेगा। तो ये जो अंतःक्रिया है इन दोनों चीजों के बीच, इससे मिलकर जो प्रणाली बनती है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, आज हमने काफी सारी बातें की कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो आज कम से कम दो उदाहरण अगर साथ पढ़ लिया जाए तो हमारा पहला वीडियो लेक्चर पूरा हो जाएगा कि इन प्रणालियों को हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक एक्वेटिक सिस्टम यानी जो जलीय प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र है वो, और दूसरा हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय प्रणाली। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो झील है और तालाब हैं, इसमें मीठे पानी का एक पूरा पर्यावरण होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें कई प्रकार के जीवन की उपस्थिति होती है, जैसे तालाब में उत्पादक के तौर पर साइनोबैक्टीरिया, एल्गी वगैरह होते हैं जो भोजन का उत्पादन करते हैं। इनका कंजम्पशन करने के लिए छोटी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियों को फिर और अन्य दूसरे जीव खाते हैं, यानी प्रोड्यूसर के प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब छोटी मछलियां प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, और छोटी मछलियों को खाने वाले जो जीव हो गए, चाहे वो मेढक हो या प्रॉन हो या और दूसरी मछलियां हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले कुछ और होंगे, और उनके डेथ होने के बाद जब उसको उसी पानी में ठिकाने लगा दिया जाए तो कौन लगाएगा ये काम? कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर हो गए। तो यह पूरी प्रणाली जिसमें कि उत्पादकता के साथ साथ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी यानी सूरज की रोशनी से आने वाले फोटोन्स को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करना, स्टार्स का निर्माण करना, और यह ऊर्जा अगले ट्रॉपिक लेवल पर यानी जो कंज्यूमर है, जिनकी बात मैंने की छोटी मछलियों की, उन तक भेजना, और फिर उनके उपभोक्ता, और जब उपभोक्ताओं का डेथ हो तो उसको फिर छोटे छोटे मूलभूत पदार्थों में कन्वर्ट कर देने के लिए जो उत्तरदायी सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी उपस्थिति, इससे कंप्लीट पर्यावरणीय तंत्र का निर्माण होता है। और चूंकि इसमें पदार्थ का लेन देन है, जीवों के बीच आपसी अंतःक्रिया है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच इंटरैक्शन है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो एक तो हो गया लेक और पॉन्ड। अगर आप इसी के बड़े स्तर पर देखें तो हमारे जो महासागर हैं वह बहुत बड़े वाले विशालकाय इकोसिस्टम्स हैं। ऐसे एस्चुरीज कहते हैं वैसे जगह को जहां किसी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कोई मेरीन इकोसिस्टम आकर मिल जाए। जैसे मान लीजिए चिल्का लेक है, चिल्का लेक का एक हिस्सा ओपन है जो समुद्र की ओर खुला हुआ है, तो समुद्र का पानी भी आकर वहां मिल रहा है, तो इस तरह एक एस्चुरी फॉर्म होता है। वहां पर भी आपको एक बहुत ही अच्छा खासा वेल डेवलप्ड फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम का एक यूनिक मिक्सचर नजर आएगा। तो इस तरह हमारे प्लैनेट के लिए यह इकोसिस्टम यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत ही आवश्यक और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय परितंत्र के बाद हमारा अगला उदाहरण है स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो तीन सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हैं, एक फॉरेस्ट यानी जंगल, दूसरा
ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, और तीसरा डेजर्ट यानी मरुस्थल। इन तीनों ही स्थानों पर प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, इन तीनों के ही एक विस्तृत स्पीसीज पाए जाते हैं, जिनके बीच आपसी लेन देन, अंतःक्रिया के विशिष्ट पैटर्न होते हैं। यहां तक कि जो जीव होते हैं उनके बीच भी आपस में आपसी अंतःक्रियाएं होती हैं, सहयोग, संघर्ष आदि की। तो ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे चलकर आगे के लेसन्स में हम लोग देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे मरीन इकोसिस्टम का, उसके मरीन इकोसिस्टम के भीतर भी कुछ छोटे कुछ बड़े एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से जीवन, किस प्रकार से इकोसिस्टम कार्य करता है। और आगे के वीडियो सेक्शंस में, वीडियो लेक्चर्स में आपको ये जो एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं इसका हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो हमारे इस ऑनलाइन सेशन के साथ जुड़े रहिए। एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर हम लोग एक विस्तृत सीरीज करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको छोटे से छोटे तथ्य और बड़े से बड़े कंसेप्ट को बड़े सरल तरीके से यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, आप लोग अगर चाहें तो कोई अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि अधिक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो या केवल हिंदी में बात की जाए या मिला जुला जैसा है ऐसा ही ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने एनवायरमेंटल साइंस के स्टडी को एक धार दीजिए, गति दीजिए और अपने एकेडमिक एजुकेशन और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।